सागर गांव का रहने वाला था, लेकिन बचपन में ही वो अपने चाचा के घर शहर में पढ़ने चला गया था। अब जब सागर ने कॉलेज पास कर लिया तो वो अपने गांव रहने के लिए वापस लौटा। उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त रमन से हुई। दोनों काफी देर तक बचपन की बातें करते रहे। फिर बात शादी तक आ पहुंची। बचपन में ध्यान है रमन, शादी में हम कितनी मौज मस्ती किया करते थे। गांव में जब भी किसी की शादी होती थी तो हम दावत का बुलावा आने से पहले ही पहुंच जाया करते थे और हलवाइयों के भगोने से रसगुल्ले चुरा चुरा कर खाया करते थे। हाँ, बचपन के दिन तो बहुत अच्छे थे। मैं तुम्हें बताना भूल गया कि अगले ही सप्ताह मेरी बहन की शादी है। हमारा पूरा घर और रिश्तेदार चौकसपुर गांव जा रहे हैं। तुम्हारी बहन की शादी है तो तुम दूसरे गांव क्यों जा रहे हो? बारात यहाँ पर क्यों नहीं आ रही? पिछले कुछ सालों से एक चुड़ैल और उसकी बेटी रूप बदलकर लड़की की माँ और लड़की का रूप धारण कर लेती हैं। जिसकी भी चुड़ैल की बेटी के साथ शादी हो जाए वो लड़का शादी के बाद गायब हो जाता है। गांव के 3 लड़के चुड़ैल की बेटी से शादी कर बैठे और शादी के बाद उनका अता पता नहीं लगा। इसलिए आसपास के गांव वालों ने अपने लड़कों की शादी हमारे गांव में करना बंद कर दिया था। हमारे गांव की लड़कियों की सुंदरता में कोई कमी नहीं है, इसलिए उनकी शादी तो तय हो जाती है, लेकिन लड़की के घर वालों का सारा इंतजाम गांव के बाहर ही करना पड़ता है। चुड़ैल और उसकी बेटी लड़कों का करती क्या है? कुछ गांव वाले कहते हैं कि चुड़ैल और उसकी बेटी लड़कों को मारकर खा जाती हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि वे उन्हें मारकर नदी में बहा देती हैं, पर पूरी सच्चाई तो कोई नहीं जानता। रमन की बातें सुनकर सागर जोर जोर से हंसने लगा। देखो, मैं इन भूतों और चुड़ैलों पर विश्वास तो नहीं करता। तुम अपनी बहन की शादी यही गांव में करो। मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारे होने वाले जिया जी को कुछ नहीं होने दूंगा। देखो, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तुम तो जानते हो शादी में कितना पैसा खर्च होता है। तुम्हारी भी तो बहन है जो इसी गांव में पली बढ़ी है। मैंने सुना है कि उसकी शादी भी तय हो चुकी है। तुम अपनी बहन की बारात इसी गांव में बुलाओ। एक बार तुम्हारी बहन की शादी सुरक्षित तरीके से हो जाए तो फिर गांव के और लोग भी अपनी बेटियों की बारात यहाँ बुलाने लगेंगे, लेकिन शुरुआत तो तुम्हें ही करनी होगी। सागर ने अपने परिवार को जाकर बताया कि उसकी बहन की बारात गांव में ही बुलाई जाए। सागर ने अपने होने वाले जीजा के घर वालों से भी बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि वो कोई अनहोनी नहीं होने देगा। सागर के काफी समझाने पर उसकी बहन के ससुराल वाले बारात को गांव लाने के लिए तैयार हो गए। 1 महीने बाद जब रात में बैंड बाजों के साथ बारात आ रही थी तो चुड़ैल और उसकी बेटी जंगल में खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। आज बहुत दिनों बाद इस गांव में कोई बारात आई है। अम्मा, मैं तो भूख से तड़प तड़प के मरी जा रही हूँ। कितने दिन हो गए किसी इंसान की बोटियां नहीं खाई हैं। जंगली जानवरों को खाकर ही काम चलाना पड़ रहा है। ठीक कहा मेरी बेटी, पर अब हमें किसी दूल्हे की बोटियां खाने को मिलेंगी। चुड़ैल ने एक मोटी औरत का रूप धारण किया और अपनी लड़की को एक सुंदर लड़की का रूप दे दिया। फिर भी सागर के घर की तरफ चल दी। उधर रमन के घर सागर की माँ रसोई में काम कर रही थी और रमन की बहन दुल्हन के कपड़े पहने अपने कमरे में बैठी थी। सागर घर के दरवाजे पर बैठा घर के अंदर जा रहे लोगों को देख रहा था। चुड़ैल और उसकी बेटी दरवाजे पर पहुंची। रमन ने उन्हें रोक लिया। माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम लड़के की बुआ हैं और ये मेरी बेटी है। हम तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन से मिलना चाहते हैं। बारात में ही हम लोग साथ आए हैं। बारात तो धीरे धीरे आएगी, पर हम लोग थोड़ा पहले आ गए हैं। ऐसा कहकर चुड़ैल और उसकी बेटी सागर के घर में घुस गए। सागर अभी भी कंफ्यूज था। उसने अपने होने वाले जीजा को फोन किया और बुआ के बारे में पूछा। सागर के जीजा ने बताया कि उसकी कोई बुआ नहीं है और ना ही कोई बुआ की बेटी। सागर तुरंत अपने घर के अंदर गया और मोटी औरत और उसकी बेटी को ढूंढने लगा, लेकिन वे उसे कहीं नहीं मिले। चुड़ैल और उसकी बेटी सागर की माँ और बहन को अनाज की कुटिया में बंद करके उनका रूप धारण कर चुकी थीं। सागर की बहन की जगह चुड़ैल की बेटी की शादी लड़के से हो गई। विदाई से सागर बहुत खुश था कि गांव के लोग अब चुड़ैल वगैरह से नहीं डरेंगे, लेकिन उसकी खुशी गम में बदल गई। जब अगले दिन उसने अनाज की कोठरी खोली तो उसमें उसे अपनी माँ और बहन मिली। सागर ने तुरंत अपने जीजा के पास फोन किया। लड़के के पापा ने बताया कि उनका बेटा रात में गायब हो चुका है।
मुझे हर हालत में अपने जिया जी वापस चाहिए। मैं पीर बाबा को बुलाकर लाता हूँ, शायद वही कुछ मदद कर पाएंगे। रमन पीर बाबा को बुलाकर लाता है। चुड़ैल की बेटी और चुड़ैल को मारने का तरीका मैं गांव वालों को बहुत पहले बता चुका हूँ, लेकिन इस गांव के लोग डरपोक हैं और कोई भी जान का जोखिम नहीं उठाना चाहता। आप मुझे बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पीर बाबा सागर को एक त्रिशूल देते हैं। ये त्रिशूल तुम्हें एक साथ चुड़ैल और चुड़ैल की बेटी के पीठ में भोंकना है, तभी दोनों खत्म हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रहे, त्रिशूल एक साथ दोनों की पीठ में जाना चाहिए। अगर एक भी जिंदा बच गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। सागर त्रिशूल लेकर नदी किनारे चुड़ैल की गुफा में पहुंचा। चुड़ैल और चुड़ैल की बेटी आग के ऊपर कबाब की तरह सागर के जीजा को भून रही थीं। अरे कोई बचाओ, बहुत गर्म लग रहा है, मुझे कोई बचाओ, बचाओ। यहाँ तुझे बचाने आने वाला कोई नहीं। 100 साल पहले मैं और मेरी माँ इस गांव में रहते थे। किसी लड़के ने मुझे पसंद नहीं किया, सबकी बारात आई लेकिन मेरी नहीं। इसलिए अब मैं और मेरी माँ रूप बदलकर लड़कों से शादी करते हैं और फिर लड़कों को खा जाते हैं। सागर चुड़ैल और उसकी बेटी को एक साथ खड़े करने का उपाय खोजने लगा। उसने दूर से चुपचाप एक मकड़ी चुड़ैल की बेटी की पीठ पर डाल दी। माँ, मेरी पीठ पर कुछ चल रहा है, जरा देखना तो। चुड़ैल अपनी बेटी की पीठ से मकड़ी हटाने के लिए उसकी पीठ के ठीक पीछे बराबर में खड़ी हो गई। उसी समय सागर ने दोनों की पीठ में एक साथ त्रिशूल भोंक दिया। चुड़ैल और उसकी बेटी मर गए। फिर सागर कबाब की तरह सीख रहे अपने जीजा जी को आग से उतार कर घर ले आया और अपनी बहन से दोबारा उनकी शादी कराई। ये कहानी है 1956 की। भीमपुर गांव में सुनील अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके माता पिता एक दिन उसकी शादी के लिए पास वाले गांव लखीमपुर में मीना को देखने गए। जी, हमें तो मीना बहुत पसंद आती है। हम जल्द से जल्द इसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है बहन जी, हमें भी आपका बेटा बहुत पसंद आया। तभी उनकी खिड़की से एक आत्मा का साया झांक रहा होता है और उन सबको गुस्से में देख रहा होता है। किसी का ससुराल नहीं बचेगा, मैं सबको मार डालूंगी। सुनील के परिवार के जाने के बाद मीना की माँ उसके पिता के पास घबराती हुई आती है। मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है जी। आपको तो पता है ना कि क्या अनहोनी हो सकती है हमारी बेटी के साथ। इतनी शुभ घड़ी में भी खुश होने का मन ही नहीं कर रहा है हमारा। शुभ शुभ बोलो नीलम, तुम तो जानती हो कि हमारे गांव में लोग रिश्ता करने में क्यों कतराते हैं। बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता मिला है। क्या हमें उन्हें सच बता देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। याद नहीं, जब जब हमने सच कहा है मीना का रिश्ता टूट जाता है। बस प्रार्थना करो कि हमारी बच्ची की शादी सही से हो जाए। आत्मा फिर से खिड़की पर आती है और उन तीनों को देख रही होती है और अचानक से बिजली कड़कती है और वे तीनों डर जाते हैं। मीना और सुनील की शादी हो जाती है। मीना डोली में बैठी होती है और 4 लोग उसे उठाए होते हैं। पीछे सुनील का परिवार होता है। कितना अच्छा ससुराल मिला है मुझे, अब तो पूरी जिंदगी राज करूंगी। अब वक्त आ गया है एक और ससुराल को तबाह करने का। आत्मा अपनी उंगली घुमाती है और सब बेहोश होने लगते हैं। सिर्फ मीना ही है जो जाग रही है। अरे, बारात रुक क्यों गई? मीना बाहर झांकती है तो देखती है कि पूरी बारात बेहोश पड़ी है। वो घबराकर सबको उठाने लगती है और रोने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई नाम पुकार रहा है। कौन है? मीना पीछे मुड़ती है तो एक बूढ़ी औरत उसके पीछे खड़ी होती है। अम्मा,
तुम कौन हो? बेटा, मैं तेरी मदद करने आई हूँ, मेरे पास आ जा। मीना उस बूढ़ी आत्मा के पास जाती है। अम्मा अपना हाथ आगे बढ़ाती है। मीना हाथ पकड़ती है और अम्मा हंसने लगती है। चलो मीना, तुम्हारे ससुराल जाने का वक्त आ गया है। वो बूढ़ी औरत आत्मा बन जाती है और मीना के अंदर प्रवेश कर जाती है। मीना की आंखें काली हो जाती हैं और वो जाकर डोली में बैठ जाती है। मीना अपनी उंगली घुमाती है और सारे बाराती जाग जाते हैं। अरे भाई चलो, यहाँ क्यों रुकी है बारात? देखो मौसम कितना खराब है, जल्दी निकलना होगा यहाँ से। बारात चलने लगती है। मीना अंदर बैठी मुस्कुरा रही है। मीना अपने ससुराल पहुँचती है। वो बिस्तर पर बैठी है और सुनील उसके पास आता है। मीना घूंघट में है। मीना तुम मुझसे शर्माओ मत, हम अब पति पत्नी हैं। सुनील मीना के सामने आकर बैठता है और उसका घूंघट खोलता है। घूंघट के अंदर एक भयानक चेहरा उसे दिखाई देता है। सुनील डर के बेड से नीचे गिर जाता है और मीना हवा में उड़ने लगती है और हंसने लगती है। मीना, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैं मीना नहीं, डॉली हूँ। तुम सबका खात्मा करने आई हूँ। लेकिन तुम हमें मारना क्यों चाहती हो? मैं भी ऐसे ही डोली में बैठकर अपने ससुराल गई थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर इतना अत्याचार किया और मुझे जलाकर मार दिया। दुनिया के सारे ससुराल ऐसे ही लालची होते हैं। सुनील भागने लगता है और आत्मा उल्टे पैर करके चलने लगती है। सुनील कमरे के बाहर भागता है। तभी उसके माता पिता भी हॉल में आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, तेरे चिल्लाने की आवाज क्यों आ रही है? बहू बहू कहाँ है बेटा? तभी चुड़ैल हंसते हुए हॉल में आ जाती है। माँ, पिताजी, चलिए इस घर से जल्दी। वे तीनों भागने लगते हैं। आत्मा सुनील के पास जाती है और उसका गला दबाने लगती है। पहले तुम्हारी बारी है दुल्हे राजा। सुनील की मृत्यु हो जाती है। आत्मा सुनील के माता पिता की तरफ बढ़ती है और जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन मीना की आंख खुलती है। हे भगवान, मेरा सर इतना क्यों दुख रहा है? उसकी आंखें बंद होती हैं। वे आगे बढ़ रही होती है। अचानक से उसका पैर एक चीज से टकरा जाता है और वो गिर जाती है। मीना देखती है कि सामने उसके पति सुनील और सास ससुर की लाश पड़ी है। मीना ये देखकर रोने लगती है। क्या हो गया ये सब? किसने किया? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। खिड़की में से चुड़ैल मीना को देखकर मुस्कुरा रही होती है और वहाँ से चली जाती है। अर्पित और स्नेहा 12th के एग्जाम देने के बाद ऊटी में अपने नाना नानी के घर छुट्टियां मनाने जाते हैं। अरे बच्चों, इस बार तुम दोनों अकेले ही दिल्ली से यहाँ आ गए? हाँ नानी, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं। अर्पित की नानी का घर बिल्कुल सुनसान जगह पर था। सामने सड़क और पीछे घना जंगल। दिल्ली में तो बहुत भीड़ भाड़ और शोर शराबा रहता है। यहाँ कितनी शांति है। नाना जी, मैं जंगल घूम कर आती हूँ। स्नेहा अकेली ही जंगल में घूमने चली जाती है। स्नेहा को एक पेड़ के पीछे से किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। स्नेहा डर जाती है और भागती हुई घर पहुंचती है। क्या हुआ बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? नाना जी, वो जंगल में पेड़ के पीछे कोई रो रहा है।
स्नेहा के नाना स्नेहा के साथ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई नहीं मिलता। यहाँ तो कोई नहीं है बेटा, तुम्हें जरूर कोई वहम हो गया होगा। नहीं नाना जी, वो इसी पेड़ के पीछे बैठी रो रही थी। स्नेहा के नाना स्नेहा की बात पर ध्यान नहीं देते। चलो घर चलकर कोई अच्छी सी मूवी देखते हैं। उस रात जब अर्पित और स्नेहा अपने रूम में सो रहे थे, तो उनके कानों में फिर किसी लड़की के रोने की आवाज आती है। ये आवाज जंगल से आ रही है। हमें नाना नानी को जगाना चाहिए। नहीं, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। अर्पित और स्नेहा आवाज का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचते हैं। पेड़ के पीछे एक लड़की बैठी रो रही थी। वो दुल्हन की तरह सजी हुई है। उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ है। जंगल में अकेली लड़की को बैठा देख स्नेहा और अर्पित का गला सूख जाता है। तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? आज मेरी बारात आने वाली है, वो अभी तक नहीं आए हैं। क्या तुम दोनों जाकर रोड पर देखोगे कि बारात कहाँ तक पहुँच चुकी है? लेकिन अभी तो शादियों का मौसम भी नहीं है। क्या कहा तूने? अर्पित और स्नेहा दुल्हन का भयानक चेहरा देखकर डर जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। रात के अंधेरे में दोनों जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा। चारों तरफ से उन्हें लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। हमें दौड़ते रहना चाहिए। भागते भागते सुनसान सड़क पर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि सड़क पर किसी की बारात आ रही है। बैंड बाजे बज रहे हैं। अर्पित और स्नेहा चीखते हुए अपने नानी के घर की तरफ दौड़ते हैं। उनके नाना नानी घर के बाहर ही खड़े थे। बच्चों, तुम लोग कहाँ चले गए थे? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। हम लोगों ने भूतों की बारात देखी, वो इसी तरफ आ रही है। क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? चलो घर में और रात में बाहर मत आना। मैं तुम्हारा कल ही दिल्ली वापस जाने का रिजर्वेशन कराता हूँ। स्नेहा और अर्पित अपने नाना की नाराजगी देखकर चौंक जाते हैं। जरूर कोई गड़बड़ है। नाना इस तरह तो कभी नाराज नहीं होते थे। जंगल वाली वो लड़की ही हमें कुछ बता सकती है। उस रात अर्पित और स्नेहा सोते नहीं हैं। रात के 1 बजे उन्हें जंगल से रोने की आवाज सुनाई देती है। वे तुरंत जंगल में जाते हैं। तुम कौन हो? हमसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मौसी? यानी हमारी मम्मी की एक बहन भी थी? हाँ, मैं एक लड़के से प्यार करती थी। मेरे पेट में उसका बच्चा था। हम दोनों शादी करना चाहते थे। मेरे पापा यानी तुम्हारे नाना हमारी शादी के खिलाफ थे। मैंने मम्मी पापा की परवाह किए बगैर पूरी वेडिंग प्लान कर ली। यहाँ से कुछ दूरी पर होटल प्लाजा है, जहाँ मेरी बारात आ रही थी। लेकिन मेरे पापा ने पूरी बारात की हत्या करवा दी। पापा कमिश्नर थे। उन्होंने इसे एक सड़क दुर्घटना बताकर मामले पर पर्दा डाल दिया। मैंने आत्महत्या कर ली। तभी अर्पित और स्नेहा के नाना नानी वहाँ आ जाते हैं। बच्चों, इतनी रात में तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमें सब पता चल गया है नाना। मुझे माफ कर देना बच्चों। मैं अपने आत्मसम्मान के कारण पागल हो गया था। मैंने अपनी बेटी को खो दिया। आज भी जंगल में लोगों को लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है। अक्सर लोग उस रोड पर
भूतों की बारात को गुजरते देखते हैं। आज योगेश, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो एक एजेंट के साथ फ्लैट रेंट पे देखने आया है। देखिए सर, फ्लैट फुली फर्निश्ड है। एसी, टीवी, फ्रिज सब कुछ ऑलरेडी है। आपको सिर्फ अपना सामान लाना है और यहाँ रहना है। योगेश उस फ्लैट को अच्छे से देखने लगा। उसे वो फ्लैट अच्छा लगा। ठीक है, मुझे ये फ्लैट पसंद तो है, पर इसका रेंट कितना होगा? सर, अगर इसका रेंट आपके बजट में नहीं होता तो आपको दिखाता ही क्यों? चलिए ऑफिस चलकर बातचीत करते हैं। एजेंट और योगेश ने ऑफिस में डील लॉक कर दी। योगेश ने एजेंट को पैसे दे दिए और एजेंट ने योगेश को चाबियां। अपना सारा सामान लेकर योगेश फ्लैट पर पहुंचा। वो बहुत खुश था कि उसे इतने कम दामों में इतना अच्छा फ्लैट रेंट पर मिला था। तेरी तो चांदी है योगेश, इतने बड़े फ्लैट में अकेले रहेगा। कहाँ वो पहले वाला पीजी? तभी योगेश की माँ का फोन आता है। हाँ माँ, मैं नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया। ये बहुत बड़ा फ्लैट है। रुको, तुम्हें वीडियो कॉल करके दिखाता हूँ। योगेश ने अपनी माँ को वीडियो कॉल लगाया। ये देखो माँ, ये हॉल है, सब कुछ है यहाँ, सोफा, टीवी, एसी। योगेश ने अपनी माँ को किचन दिखाया। उसकी माँ बहुत खुश थी। फिर योगेश अपना बेडरूम दिखा रहा था कि उसके फोन में एक साया दिखा। अरे, वो क्या है? कहाँ माँ? वहाँ कोई है योगेश, कोई औरत। क्या माँ, तुम भी ना? मेरे रूम में कोई औरत कैसे आएगी? फिर से वो अलमारी के पास दिखा। देखो, कहाँ है कोई? मैंने अभी तो देखा था किसी प्रेग्नेंट औरत को। कुछ भी माँ, तुम्हारा वहम होगा। ये सब छोड़ो और मुझे बताओ, कैसा लगा तुम्हें मेरा नया फ्लैट? अच्छा है, बस तू संभल कर रहे। और अब तक तूने भगवान की तस्वीर क्यों नहीं लगाई? कल सुबह उठकर नहाकर लगा दूंगा माँ। ठीक है। चलिए, अब मैं कुछ खाने के लिए बनाता हूँ। आपको कल सुबह कॉल करूंगा। बाय। बाय। योगेश ने वीडियो कॉल कट किया और जैसे ही वो किचन की ओर जाने के लिए मुड़ा तो उसे लगा कि उसने भी किसी के साए को देखा। लगता है माँ की बात सुनकर मुझे भी वहम हो रहा है। योगेश किचन में गया और उसने अपने लिए खाना बनाया और फिर टीवी देखते देखते खाना खाने लगा। अचानक योगेश को लगा कि वहाँ कोई है। योगेश डर गया। उसने सारी लाइट्स ऑन कर दी। कौन है वहाँ? कौन है? योगेश ने पूरा फ्लैट ढूंढ लिया पर उसे कोई नहीं दिखा। शायद मुझे सो जाना चाहिए। लगता है थकान की वजह से मुझे ऐसा ख्याल आ रहा है। कल सुबह उठकर पूजा करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। योगेश अपने बेडरूम में गया और सो गया। आधी रात को वो पानी पीने के लिए उठा तो उसके रूम में खुशबू महक रही थी। इतनी रात को ये खुशबू कहाँ से आ रही है? योगेश ने लाइट चालू की। वो विंडो की ओर गया। यहाँ तो कोई पौधा भी नहीं है जिससे खुशबू आए। शायद किसी और के फ्लैट से आ रही होगी। योगेश वापस अपने बेड पर सो गया। अगले दिन योगेश ने नहा धोकर भगवान की तस्वीर लगाई और पूजा करने लगा। उसके बाद वो अपने ऑफिस के लिए निकल गया। कंपाउंड में एक बूढ़ी आंटी ने योगेश को पूछा, बेटा, उस टॉप फ्लोर के फ्लैट में आए हो ना? हाँ, क्यों आंटी? कुछ नहीं बेटा, सुना है
उस फ्लैट में बहुत अजीब गरीब चीजें होती हैं। तुम्हारे साथ कुछ हुई? नहीं आंटी। अच्छी बात है। तुम ऑफिस के लिए लेट हो रहे होगे। जाओ। योगेश वहां से चला गया। शाम को जब वो घर लौटा तो उससे फिर से किसी के होने का आभास हुआ। उसने ध्यान नहीं दिया। रोज की तरह खाना खाकर सोने चला गया। आज रात जब वो सोया था, उसे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी और वो उठ गया। फिर से योगेश ने यहाँ वहां ढूंढा, उसे कोई नहीं मिला। पता नहीं ये खुशबू कहाँ से आती है। अगले कई दिनों तक योगेश अलग अलग आवाजों से उठा करता था। एक दिन योगेश ने सपने में एक प्रेग्नेंट औरत को रोते और चिल्लाते देखा। बचाओ! बचाओ मुझे! योगेश डर कर उठ गया। कौन है ये प्रेग्नेंट औरत और ये मुझसे क्यों मदद मांग रही है? योगेश परेशान था। कुछ दिनों से उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। अगले दिन योगेश ने ऑफिस से छुट्टी ली और दोपहर तक सोता रहा। शाम को वो बालकनी में खड़ा था। उसका ध्यान उसी बूढ़ी औरत पर गया। योगेश उस औरत से मिलने गया। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? मुझे रात भर किसी औरत के चीखने की आवाज सुनाई देती है। कभी कभार मुझे एक प्रेग्नेंट औरत का साया दिखाई देता है। कल रात तो मैंने उस प्रेग्नेंट औरत को सपने में देखा। उस बूढ़ी औरत ने अपना मोबाइल निकाला। कहीं यही वो औरत तो नहीं? हाँ, यही है। पर ये है कौन? ये माया है। 1 साल पहले ये तुम्हारे ही फ्लैट में रहती थी अपने पति के साथ। इसका पति जब भी दारू पीता था, माया को मारा करता था और वो जोर जोर से चिल्लाया करती थी, मत मारो मुझे। जब वो प्रेग्नेंट थी, मैंने उसे बोला था, बेटा तुम अपने किसी रिश्तेदार के पास चली जाओ, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी। मेरे पति को मेरे कोई रिश्तेदार पसंद नहीं। अगर मैं चली गई तो वो मुझे छोड़ देंगे। एक रात को माया का पति बहुत पी कर आया और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मारने लगा। वो मदद की गुहार लगा रही थी, किसी ने उसकी मदद नहीं की। वो अपनी जान बचाने के लिए किचन में भागी, पर हाथापाई में वो चाकू से टकराई और वहीं मर गई। उसके पति को पुलिस ले गई। तब से जो भी उस फ्लैट में आया है, वो माया के भूत से परेशान है। तुम्हें जल्दी पता चल गया। मेरी सलाह मानो और ये फ्लैट छोड़ दो। योगेश अपने फ्लैट में गया और पैकिंग करना शुरू कर दिया और तुरंत अपना सारा सामान लेकर वहां से चला गया। अब भी हर रात माया का भूत उस फ्लैट में चीखता चिल्लाता है।